गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल में। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 107 है। स्टार्टिंग के 90 डेज़ में हमने कवर किया था अपना मैथ्स का सिलेबस। इसमें डिस्कस किए थे हमने 1730 से भी ज़्यादा सवाल। फिर 15 डेज अपना चला था रिवीजन में हमने डिस्कस किए थे 15 क्लासेस में 700 से भी ज़्यादा सवाल। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डे 106 से मॉक टेस्ट लगाना। आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा करके भी रखते हैं इनके अंदर। रीज़न ये है कि काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है और हर पीडीएफ के अंदर क्लास की लिंक भी रहती है। और एक इन 90 डेज़ की जो क्लासेज हैं इनकी आपको कंबाइंड पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्लास 1 से लेकर 90 तक टेलीग्राम चैनल पर आप ओपन करके देखेंगे, आपको वहाँ दिख जाएगी। हर लेक्चर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जो भी क्लास आपको सीधे यूट्यूब पर नहीं मिल रही है वहाँ जा कर के आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस वीडियो क्लास में आ जाएंगे। तो आज हमारा मॉक टेस्ट सेकंड है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेज के लिंक मिलते हैं प्लस क्लासेज की PDF मिलती हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी कोशिश करें नोटबुक पेन लेकर के साथ में आपको बैठना है और कोशिश ये करें कि जल्दी से सवाल को रीड करें और उसको अटेम्प्ट करें। और जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये भी बताएं कि इतने सवाल हमने डिस्कस किए थे, उनमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट थे, कितने आपके रॉन्ग हो गए। इससे वही है कि सारे लोग कमेंट करोगे तो एक दूसरे का वही इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। चलो सवाल नंबर 1 की बात करें तो इसने क्या कहा, एक फिगर गिवन है, इसमें एंगल KLN की वैल्यू 58 है, KMN की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि KMN की जो वैल्यू है वो भी क्या होने वाली है 58। एक छोटी सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास A और B है, जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ हमारे पास क्या है K और N, जैसा डायग्राम दे रखा है उस हिसाब से ले लेते हैं। ये हमारे पास K है और इस पॉइंट पर हमारे पास N है। कई बार क्या होता है K और N मिलाकर के भी दे देता है, कई बार सीधे जैसा कि ये डायग्राम आपके पास है एज इट इज ऐसे भी दे देता है। अब K और N ने सरकमफेरेंस पर इस तरफ एक एंगल बनाया, ये वाला KLN की वैल्यू इसने दी आपको कितनी 58 डिग्री। K और N अगर दूसरा एंगल बनाते हैं यहाँ पर किस तरफ, इसी साइड, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो इसकी भी वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, सेम टू सेम 58 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास क्या था M, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 58 डिग्री। डायग्राम अगर आपको ज्योमेट्री में दे रखे हैं तो इसका मतलब आपका 90% काम हो चुका है। डायग्राम आपको बनाना नहीं है, डायग्राम आसान है तो फिर से भी नहीं बनाना, सीधे स्क्रीन पर देखो और उसको हिट कर दो। सवाल नंबर 2 को देखना जरा। स्टैटिस्टिक्स का एक आपका सवाल है, सांख्यिकी में हमने पढ़ा था। दिए गए डेटा से आपको क्या बताना है, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। एक आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो भी पढ़ाया था आपको, मीन डेविएशन भी पढ़ाया था। और उसमें हमने स्टार्टिंग की थी तो स्टार्ट कहाँ से किया था, मीन पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा, फिर आपका जो मोड है वो पढ़ा, ठीक है। रेंज को भी डिस्कस किया था। मीडियन अगर आपकी एक पैटर्न के अंदर सीरीज चल रही होती है, पैटर्न के अंदर आपको एक डेटा दे रखा होता है, उसकी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। इस टाइप का डेटा अगर आपको दे रखा है तो उसकी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, सारा कुछ बताया जा चुका है। 2 क्लासेज हुई थी स्टैटिस्टिक्स की, तो आई होप आपने रिजल्ट निकाल लिया होगा। मीन डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन होता है विचलन, कि जैसे एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू आपकी 15 है, तो 10 से दूसरी वैल्यू का विचलन कितना है, तो आप कहेंगे 10 से 5 ज़्यादा है, 5 है डेविएशन। एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू आपकी 8 है, तो 10 के पर्सपेक्टिव में आपसे पूछे कि 8 का डेविएशन कितना है तो आप कहेंगे 2, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 10 से कम है या 10 से ज़्यादा है, डेविएशन आपका सीधे क्या रहेगा, पॉजिटिव है। मेन डेविएशन का मतलब इसका आपको मीन फाइंड करना है। डेटा कितने दे रखे हैं, 3, 3, 6 और 7, सबको जोड़ो। 10, 20, 30 तो सीधे ही हो गया, 5, 7, 12, 12 में 4 जोड़ा आपने, 16 और 3, 19, टोटल आपका कितना बना 49। अगर 7 का भाग दे दें तो 7 क्या आ गया, इसका मीन निकल के आ गया। मीन से भी आपको क्या फाइंड करना है, डेविएशन फाइंड करना है। तो देखना
मीन आपका आ गया 7। पहले वाली वैल्यू कितनी है भाई आपकी 3। 7 और 3 का अंतर कितना है 4। आपको दिखाया था ये वाला जो पार्ट था इसे x की वैल्यू और यहाँ पर क्या लिखते थे x मीन। असल में देखा जाए तो ये हमने मीन फाइंड कर लिया। अगर आपने एक भी बार वो क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो ये चीज़ें हो सकता है आपके ऊपर से चली जाए। रीज़न ये है कि जो 5-6 चीज़ें आपको बताई हैं फिर कहा था कि इनको एक ही पेज पर आप उतार लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक पेज आपका मोर देन सफिशिएंट रहेगा सांख्यिकी के लिए। तो आई होप आपने उतार रखा होगा। फिर इसमें डिवीजन किसका करते थे, जितना आपका डेटा था ये निकालना था। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 7 और 3 का अंतर 4 है, 10 और 7 का अंतर कितना है 3, फिर 10 और इस 7 का अंतर कितना 3, 7 और 4 का अंतर कितना है आपके पास 3, और फिर 7 और 7 का अंतर है 0, 7 और 10 का अंतर है 3, और 7 और 5 का अंतर है 2, और टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है 7। 4 3 7 3 10 3 13 14 15 16 17 18। तो असल में देखा जाए तो इस सवाल का सॉल्यूशन कितना आ गया 18/7। चलो भाई अगला सवाल देखना, अलजेब्रा का एक सवाल है। मेरे हिसाब से आप वर्बली इस सवाल को हिट कर देंगे। देखना जरा, इसने आपसे क्या कहा कि इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू में 11। कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है। 7 पैटर्न हमने डिस्कस किए थे, इनके बाद हमने डिस्कस की थी 8 वैल्यूज। अलजेब्रा का ये ऐसा पार्ट हो चुका है आज के टाइम में, अगर आप देखेंगे तो स्टेट लेवल की एग्जाम में भी इस पर बेस सवाल बनाता है, रेलवे भी इस पर सवाल बनाता है, एसएससी और सीडीएस तो इस पर काफ़ी टाइम से सवाल बना ही रहे थे। एसएससी ने अपना इसके अंदर क्या कर रखा है, लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज कर रखा है। चलो भाई 7 पैटर्न और 8 वैल्यू हमने पढ़ ली थी। अब देखो जब भी कभी आपको x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी हो, जिसे हम लोग a कहते थे, सीधे ही इसका आप क्यूब करते हो तो वो रिजल्ट क्या आता है a क्यूब में प्लस का 3 है। तो आपको a की वैल्यू 11 दे रखी है, 11 का क्यूब करोगे कितना आएगा 1331। ऐड क्या करना है 3 गुणा 11 33। तो यहां से ऐड किया आपने तो ये रिजल्ट आ गया 1364। बस इतना सा आपको लिखना था। क्यूब आपने, मैंने कहा भी था कि 20 तक क्यूब आपको याद करने हैं, याद कर भी लिए होंगे। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा, एलसीएम एचसीएफ का है। जल्दी से सवाल को रीड करो और तुरंत के तुरंत उसको हिट कर दिया करें। देखना क्या कहा, 2 धनात्मक संख्याएं, 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका सम कितना है 240। उनका महत्तम समापवर्ती एचसीएफ क्या है 15। दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या आपको यहां से निकालनी है। ऑब्जर्व करना जरा, जब भी कभी 2 संख्याएं हैं आपके पास, 2 संख्याओं का रेशियो अगर मैं लेना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x रेशियो y है। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या सिखाया था कि असल में जब 2 नंबर का आप रेशियो लेते हैं, रेशियो के बाद आपके पास क्या बचा है x रेशियो में y, कॉमन जो पार्ट होता है इनका वो कैंसिल आउट हो जाता है। रेशियो की एक अच्छी बात यह है कि जैसे ये सोल्व होकर के आएगा, जो कॉमन पार्ट है असल में देखा जाए वो हमारा क्या था एचसीएफ, पढ़ी थी ये बात हमने। एचसीएफ यहां पर कट चुका है। अगर आपको ओरिजिनल नंबर चाहिए तो पहले वाला ओरिजिनल नंबर आपका 15x है और दूसरे वाला ओरिजिनल नंबर आपका 15y है। जब आपने इनका रेशियो लिया है उस केस में जो कॉमन पार्ट था वो कैंसिल आउट हो गया। और यहां से काम की बात यह है कि जो रेशियो बचता है इनमें कॉमन क्या है, इनमें एक कॉमन है, एक तो हर संख्या में ही होता है, एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। बस सारा का सारा खेल इस बात को अंडरस्टैंड करने का है। पहले भी समझ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो इस सवाल में कुछ था नहीं, सीधे सीधे दोनों को ऐड करते। एग्जाम में सवाल यहां से स्टार्ट होता, एक संख्या 15x एक 15y, दोनों को जोड़ा, 15 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना है 240। सोल्व करोगे 15 एक बार 9 15 6 90। अब देखो यहां पर ऑब्जर्व करना है x और y के अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनमें एक कॉमन है और दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है आपका 16। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक में जोड़ दो 15, कुछ कॉमन है और नहीं। क्या मैं यहां पर 2 और 14 लूं, नहीं भाई, 2 और 14 लोगे तो उनमें तो फिर 2 तो कॉमन ही आ जाएगा 2 एंड 14 में, 14 को लिखोगे 7 इंटू में 2, वो संभव नहीं है।
क्योंकि जो कुछ भी कॉमन है वो तो HCF की फॉर्म में साइड में हो ही गया है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगला पेयर अपना हो सकता है 3 और 13 का। 3 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है। 4 और 12, 4 और 12 16 बनता है, लेकिन इनमें तो फिर कॉमन है। फिर अगर देखें तो 5 और आपका कितना है 11। 6 और 10 में भी नहीं बनेगा। 7 और 9 के अंदर देखोगे तो भी कोई कॉमन नहीं है। फिर 8 और 8, तो उसके अंदर तो दोनों ही कॉमन हो गए। तो इसका मतलब इससे आगे फिर जाने की नीड नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट तो फिर से आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके पास कितने पेयर बने हैं? 4 पेयर्स। ये हमारा यहाँ से हो गया रिजल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। कई सारे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे जिनका लेवल काफ़ी अच्छा होगा, और कुछ वही है कि एग्ज़ाम रिलेटेड मॉक टेस्ट आपकी बनाने होते हैं तो थोड़ा सा रेलवे के हिसाब से भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम लोग टिपिकल उठा लें। और रेलवे ने जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं, मेरा ये मानना है कि ये जो मॉक टेस्ट अगर अपने 20-25 हो जाते हैं तो उनमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके जो भी अच्छे अच्छे सवाल थे। सवाल देखना क्या कहा आपसे कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे चली 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। चलो भाई, दूसरी ट्रेन 6:20 पर बी से शुरू होती है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी? देखो, एक स्टेशन ए से बी जा रही है, दूसरी बी से ए जा रही है, लेकिन क्या है 6:20 पर आपकी स्पीड रिलेटिव काम करेगी। कुल दूरी कितनी है भाई आपके पास? 428 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से स्टार्ट हुई 6 बजे से 6:20 तक, 20 मिनट तक चली। 20 मिनट घंटे का कौन सा पार्ट है? 20/60, 1/3 पार्ट हो गया। स्पीड कितनी है भाई इसकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 का 1/3, 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली उसने? 16 किलोमीटर। पहले दोनों के बीच की दूरी इनिशियल लेवल पर 428 थी, 6:20 तक ये 16 चल ली। अब दूरी कितनी बची आपके पास? 412 किलोमीटर। ठीक है, 6:20 के ऊपर स्पीड रिलेटिव काम करेगी। एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, आमने सामने आ रही है, तो इस केस में स्पीड रिलेटिव क्या होगा? दोनों की स्पीड का सम। तो टाइम अगर चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रिलेटिव लिखेंगे आप। तो यहां पर देखो 55 और 48, 8 5 13, 103 आ गया। साफ साफ कटता हुआ दिख रहा है आपको 4 बार। तो कितने घंटे बाद मिलेंगी? 4 घंटे बाद। 6:20 पर रिलेटिव स्पीड काम करना स्टार्ट करती है, 4 घंटे के बाद। 6 और 4 10-20 आपका हो जाएगा रिजल्ट डी। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा लिखना था, इतने में आपका काम चल जाता। चलो भाई, ये एक सवाल और है आपका, इसके थोड़ा सा स्टार मार्क करना। इस सवाल की नेचर जो है वो मेनली कैलकुलेटिव नेचर होती है। ठीक है, देखना जरा कैसे होती है कैलकुलेटिव नेचर। इसने आपसे क्या कहा कि ए जो है वो डिनोट करता है किसको? डिवीजन को। ठीक है, बी जो है वो डिनोट करता है आपका मल्टीप्लाई को। सी जो डिनोट करता है वो किसको करता है? समेशन या सम को। और डी डिनोट करता है आपका माइनस को। ठीक है, अब सबसे बड़ी देखो इस सवाल को सोल्व करने की चुनौती ये है कि 4 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, 4 ऑप्शन में शुरुआत कहां से करें? तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई जो डिवीजन का काम कर रहा है थोड़ा सा उसको फोकस कर लो। रीजन क्या है? जब हम लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा था, ठीक है, मैं आपको अलग अलग संभावनाएं बता रहा हूं। मेनली क्या होता है, पूरा चांस बनता है 90% ऐसे ही केसेस होंगे कि आप इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, जब कुछ भी काम नहीं करता है तो जायज सी बात है 4 ऑप्शनों को सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करेंगे तो जायज सी बात है 3 तो सोल्व करने ही करने पड़ेंगे। मस्ट क्या है? एक तो आपको बोर्ड मास का रूल आना चाहिए, और थोड़ा सा आप यहां पर कॉमन सेंस अप्लाई कर दें। इन केसेस के अंदर आपको भी पता ऑफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं भी ऑफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिवीजन का। डिवीजन वाला पार्ट आप पकड़ने का सबसे पहले प्रयास करें। तो देखना जरा, 11B फिर 34 आपको ए दे रखा है, और 34 के बाद भाग का निशान है आपके पास, और फिर आपको डेटा कितना दे रखा है? 17। ठीक है भाई, तो देखना अगर मैं पहले ऑप्शन ए को लिखना चाहूं तो 11B किसको मल्टीप्लाई बताता है? इसको,
और यहाँ पर कितना आएगा 34 और इसके डिवीजन में कितना आ जाएगा 17, ये इससे कट जाएगा। उसके बाद कहीं भी आपको डिवीजन का साइन दिखा, फिर से क्या कहीं भी आपको डिवीजन का साइन दिखा? क्योंकि डिवीजन, अच्छा एक जगह और भी दिख रहा है, सॉरी देखो 8 और डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइड बाई 3, लास्ट में जाकर 8a3 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट जैसे ही आपने देखा तो आपको ये पता चला कि जैसे ही आप इस डेटा को सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एलसीएम 3 लेना पड़ सकता है। सॉल्यूशन आप देखते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा 3 तो उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब एक संभावना अपने पास ये है। अगर मैं बी में जाकर के देखूं तो सबसे पहले डिवीजन देखो कहां लगा हुआ है, 26a और फिर 13, 26a13। तो देखो 26 बीच में क्या है मुझे नहीं पता, 26/13, ये पार्ट इससे कटेगा 2 बार। इसके अलावा कहीं भी आपको दिख रहा होगा ए इसने काम में नहीं लिया, ए काम में नहीं लिया, यहां पर मामला परफेक्ट बन गया। इसका मतलब यहां जो भी वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, आपकी परफेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। जबकि ये आपको कह रहा है कि 173/13, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी बनेगा ऐसा? नहीं संभव है। ठीक है, इसका मतलब इस पार्ट को हम लोग सोल्व करके नहीं देखेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे इस टाइप के सवाल नहीं किए थे हमने अपनी सीरीज के अंदर, लेकिन इससे मिलते जुलते इजी वे के सवाल किए थे। रेलवे ने इस टाइप के सवाल कई बार पूछे हैं, करना आपको पड़ेगा ही। आपके सामने चैलेंज ये रहता है, अमूमन बच्चा ये सोचता है कि चारों के चारों पार्ट सोल्व करने हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बोर्ड मास का नॉलेज हो, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा लें। टारगेट किसको करें? डिवीजन को। ठीक है, जैसे इसको हमने टारगेट किया तो पता चल गया कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर परफेक्ट आएगा। अगर ये अभी भी बात दिमाग में नहीं गई है तो थोड़ा सा मैं इस पार्ट को सोल्व करके बता देता हूँ बी को। अपना उद्देश्य नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना नहीं है, अपना उद्देश्य है चीजों को सीखना। तो देखो 6 बी दे रखा है, बी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, फिर 18, इसके बाद क्या दे रखा है इसने डी का मतलब माइनस का, फिर 26, फिर आपका ए डिवीजन में 13, और फिर आपके पास क्या दे रखा है सी की वैल्यू क्या है प्लस का 7। अब देखो आपने सिर्फ इस पार्ट को देखा था, इसको सोल्व किया तो 2 आ गया। अब देखो 18 गुणा 6 -2 + 7, -2 + 7 ये 5 आ गया। 18 6 108 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 113 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, वो जबरदस्ती 13 कहां से लाया भाई? डिवीजन में आ ही नहीं रहा था इसके अंदर, फिर भी वो उठा करके लाया। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा था कि सीधे सीधे पार्ट को मैंने देखा और देखते ही आपको ये कह दिया कि भाई इसमें गिने चुने तो साइन यूज हो रहे हैं, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है डिवीजन है। डिवीजन इसने सिर्फ और सिर्फ एक बार काम में लिया है, एक बार काम में लिया है। उस डिवीजन वाले पार्ट को बोर्ड मास ये कहता है कि भाई ऑफ तो इसके अंदर आएगा नहीं, ब्रैकेट इसमें आएंगे नहीं, तो डिवीजन की प्रायोरिटी आपके पास सबसे पहले होती है। डिवीजन आप सोल्व करके देख लो, आपको पता चले। जैसे यहां पर 8/3 आ गया तो हमने तुरंत दिमाग लगा लिया कि भी 3 एलसीएम आ सकता है। यहां हम लोग श्योर नहीं है कि 38/3 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहां पर हम लोग जैसे ही डिवीजन हमने देखा 26/13, ये तो सोल्व होकर के 2 आ गया, तो वो एलसीएम में 13 कहां से लाया, इक्वल्स टू में बना रहा है। इसका मतलब ये पार्ट आपको सोल्व नहीं करना था, आपने सीधे ही इस पर क्या मार दिया, क्रॉस। इसके बाद अगला पार्ट देखना भाई। अगले पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करके देखें तो 8a और 16 दे रखा है। बीच वाले पार्ट देखो 32 आपके पास पहले, तो फिर c है उसको भी छोड़ो, फिर आपके पास 8 आया, 8 के बाद a की वैल्यू डिवीजन, और फिर वो किसको बता रहा है 16 को, आगे क्या उसको छोड़ो। 8/16 सोल्व करोगे तो यहां पर पूरे की जगह क्या लिखा जाएगा, सोल्व होकर के 1/2। अब एक बात बताओ, इसका जब आप एलसीएम लेंगे, बाकी डेटा परफेक्ट है, परफेक्ट तरीके से आपका सोल्व होगा, या तो आपका मल्टीप्लाई है, या फिर आपका एडिशन है, या फिर आपका सब्ट्रैक्शन है। 2 ही एलसीएम आ सकता है, लेकिन इसने ऐसी क्या कलाकारी कर दी कि यहां पर 4 आ गया। संभव ही नहीं था, 4 कैसे आएगा? हाँ, ऐसा लिख सकता था कि भी 6/4 लिख दिया तो हम उसको सोल्व करके देखें तो 3/2 हो सकता है। इस टाइप की मूर्खताएं वो कभी भी नहीं करता। थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, मैं दिख नहीं रहा तो ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो कर सकता था। तो हमने क्या कर दिया, सी ऑप्शन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, सी ऑप्शन को हमने खत्म कर दिया। किसके थ्रू? डिवीजन के थ्रू। ऑप्शन डी की तरफ थोड़ा सा मूव कर देते हैं। डी आपके पास ऑप्शन है और एक आपके पास ऑप्शन है। अब देखो सिनेरियो क्या है, मेरे हिसाब से अगर आप सुने तो इस सवाल को इतना ही सोल्व करना था। कैसे, देखना जरा,
फिर से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए देखा आपने, आपने देखा डिवीजन, एक जगह डिवीजन दिख रहा है 34 डिवाइड बाई 17, तो ये वैल्यू तो 2 आ गई इसमें। फिर आगे इसने एक बार और डिवीजन क्रिएट कर रखा है, लास्ट में 8/3 बनेगा। तो हम श्योर नहीं है, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भाई एलसीएम आ सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है, ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी की बात करें, बी में देखो डिवीजन कहाँ है, 26/13, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, 26 डिवाइड बाई 13, बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन सबसे पहले सोल्व करना है, 2 आएगा। बाकी के साइन या तो प्लस के हैं या माइनस के हैं या मल्टीप्लाई के हैं, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी परफेक्ट बनेगी, जबकि उसने तो 173/13 लिख रखा है, संभव ही नहीं है ऐसा करना। ऑप्शन सी की बात करें तो सी में फिर से देखो 8 डिवीजन में 16 आपने देखा, तो 1/2 बनेगा। इसमें एडिशन मल्टीप्लाई कुछ भी करो, एलसीएम 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता इसका, लेकिन इसने 4 बना रखा है, संभव ही नहीं है। फिर अपने पास ऑप्शन डी बना। अब आपके पास 2 सिनेरियो क्रिएट हो गए, डी के अंदर भी आप जाओगे, 9 में 9 का भाग दे दिया तो परफेक्ट रिजल्ट बन रहा है, ऐसा संभव है, ठीक है। 9C 9A 9, 9A 9 को लिखोगे, 9/9 1 बन गया, बाकी सारे साइन प्लस के माइनस के मल्टीप्लाई के हैं। यहां से हमने एक बात सीख ली कि हमारा रिजल्ट जो है वो परफेक्ट नंबर निकल के आएगा। अब सोल्व किसको करें, ए को चेक करो या फिर आप डी को चेक करो। तो अब 2 ऑप्शन आपके आउट हो गए, तो इनमें से देखो आसानी से किसको सोल्व कर सकते हो। तो देखो डी को अगर देखें तो डी में 4 ही साइन है। ए को पहला ऑप्शन देखते हो तो उसके अंदर इसने कुल मिलाकर के 1 2 3 4 साइन इसने यहां पर यूज कर रखे हैं। ए का डेटा थोड़ा सा टिपिकल है, डी का डेटा थोड़ा सा आसान है। किसी एक को सोल्व करेंगे, अगर वो करेक्ट है तो समस्या ही नहीं है, उसको टिक मार देंगे, अगर वो करेक्ट नहीं है तो दूसरे वाले को टिक मार देंगे। तो देखना, लिख लेते हैं 9C, सी की वैल्यू क्या है आपके पास प्लस, 9A 9, 9A 9, 9 डिवाइड बाई 9 क्या आ गया 1। फिर आपके पास क्या है डी, डी का साइन हो गया माइनस, 9B 9, 9B 9 9 गुणा 9 लिख दिया 81 और ये 10 है पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 71। ये लो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपके मन में कई सारे विचार आ रहे होंगे, स्पेशली जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनके मन में विचार आते हैं कि सर एग्जाम में इतना टाइम तो होता ही नहीं है, इतना टाइम लगता भी नहीं है। असल में देखा जाए इतना टाइम लगता है आपको सिखाने का। अमूमन मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं, अमूमन वो बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये कैलकुलेटिव नेचर का सवाल होता है और इसको हम लोग या तो छोड़ देते हैं या लास्ट में सोल्व करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं चारों के चारों ऑप्शन के साथ इसको डील करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 90% सिनेरियो में ऐसा सीन आपके पास होगा। बोर्ड मास का थोड़ा सा नॉलेज है आपको, थोड़ा आप कॉमन सेंस लगा लेते हैं, डिवीजन वाले पार्ट को आप टारगेट कर दें, क्योंकि इन 4 साइन के अलावा आपको अलग से कोई साइन भी नहीं मिलता है। डिवीजन वाले से आप कॉमन सेंस लगाएं कि जो रिजल्ट निकल रहा है उसका रिजल्ट क्या परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो इससे एक पूरा चांस बनता है आप 1 या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दे जाएंगे। वो एलिमिनेट कर दिए, मान लो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो अब बचे हुए 2 ऑप्शन में से ही आपको सोल्व करना है। और जो एलिमिनेशन वाला काम है उसको लिख करके नहीं करना। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे 26/13 साफ साफ आपको दिख रहा है 2 बनेगा। ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे 8/16 1/2 बन रहा है, तुरंत के तुरंत खारिज कर दोगे कि रिजल्ट में बी के अंदर एलसीएम 13 आ ही नहीं सकता, और इसके अंदर सी के अंदर यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे की तरफ 4 आ ही नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन आपने सवाल को देख करके खारिज कर दिए। मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था, बिल्कुल स्पीड आपको चाहिए। रिवीजन की क्लासेस में एक एक क्लास के अंदर 50-50 60-60 सवाल भी हमने किए हैं, 1 मिनट में एक सवाल भी डिस्कस किया है, ठीक है। मुद्दा ये है कि मॉक टेस्ट के अंदर आपको कई सारी चीजें सिखानी है। कुछ ऐसे भी सवाल है जिनको हमने बीच में स्किप कर दिया था, ध्यान नहीं आया होगा, इस टाइप से उठा नहीं पाए होंगे। अब उनका समाधान अपने को यहां तो करना ही पड़ेगा। टाइम जरूर लगा है, लेकिन एक बार अगर आपने इस बात को देखा, और इवन ये सवाल आपका एसएससी में भी आता है, और इससे पहले अगर आपने इस अप्रोच से कभी डील किया हो तो आप मुझे बताएं। चलो भाई सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। पेशेंस बना के रखें, आउटपुट अच्छे ही निकल के आएंगे। देखो, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2, 3, 4 के रेशियो में डिवाइड की। विभा को मिले 14,416, तो कुल राशि कितनी है? विभा को कितने मिलते हैं रेशियो में? 4। तो 14,416 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? 4 को। 1 की वैल्यू अपॉन में 4, सब की वैल्यू निकालनी है, 9 से गुणा कर दो, सोल्व कर दें। 3 बार कैंसिल आउट, 6 बार, 0 बार, 4 बार।
9 4 36। वैसे तो यूनिट डिजिट का थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो ऑप्शन आ गया आपका, या फिर पूरा सोल्व करना चाहें तो 9 4 36, 9 6 54, 9 3 27 और 5 आपका 33। ये आपका रिजल्ट हो गया, 27 और 5 आपका 32। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कई बार अगर आपका ध्यान जाता है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा कर लें कि आपने मल्टीप्लाई किया 9 गुणा में 4, यूनिट डिजिट हमने पढ़ लिया, 9 गुणा 4 की वजह से 6 आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ही यूनिट डिजिट आपका 6 है। इस बात पर ध्यान कैसे जा सकता है आपका, इस बात पर यह ध्यान जा सकता है कि कई बार हम सवाल रीड करते हैं तो आप एक आदत डाल लें कि अर्थमेटिक के जो भी सवाल होंगे चारों ऑप्शन की तुरंत के तुरंत ही इतना ध्यान लगा लें, यूनिट डिजिट अगर सबकी डिफरेंट है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपका सवाल सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल अपना देखना, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर आपने दे रखा है और माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है। देखो अगर इसे हम लोग सीधे सीधे सोल्व करें पूरा का पूरा तब तो संभव नहीं होगा, काफी टिपिकल हो जाएगा। फिर अपने पास दूसरा तरीका क्या बचता है, दूसरा तरीका है कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो। जैसे अज्यूम अगर हम लोग कुछ करें a प्लस बी प्लस सी माइनस डी है, अगले में माइनस सी प्लस डी है, c बराबर d बराबर 1 मान लो। आप 1 मानोगे तो देखना ये आपने अज्यूम किया है, पहले ब्रैकेट में क्या बना a प्लस बी, सी और डी तो कट गया, तो पहले ब्रैकेट में आपके पास रह गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं होता है कि आप सारे के सारे डेटा को ही अज्यूम करेंगे तो ही काम चलेगा। अगले में देखो माइनस सी प्लस का डी, ये भी कट गया, तो यहां क्या बचा आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, 2ab माइनस का 2ab, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 4ab। ऑप्शन ए में आपने वैल्यू पुट की, सी और डी की वैल्यू 1 अगर रखते दोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया 2a और फिर ब्रैकेट में b प्लस का 2, ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, ऐसा आना क्या चाहिए था आपके पास 4ab। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो 4a आपको दे रखा है, सी और डी आपका कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा 4ab, ये हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें तो 2a तो हो ही गया, सी और डी कट गया, 2ab, ये वैसे ही नहीं होगा। डी की बात करें तो 4a ब्रैकेट में b है और c और d की वैल्यू 2, ये फिर मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब अपना रिजल्ट क्या है करेक्ट। क्या हमेशा ही चारों ऑप्शन चेक करने हैं? बिल्कुल, जब भी कभी आप सवाल वैल्यू पुट से करें तो हमेशा ही चारों ऑप्शन चेक करें। हो सकता है पहले के अंदर ही आपका रिजल्ट आ गया हो, 4 इसलिए चेक करने कि बाई चांस जाकर के मान लो चौथा ऑप्शन भी वैसा ही रिजल्ट देता हो और मामला कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो क्या करें। ठीक है, मामला अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है तो उन बच्चे पहले जो 2 ऑप्शन आपने खारिज कर दिया उनको साइड में करो, रिमेनिंग 2 ऑप्शन पर वैल्यू चेंज करके आप काम करो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखना, सवाल के स्टार मार्क कर देना क्योंकि आपको कुछ चीजें भी पहचानना सीखना है कि एग्जाम में कई बार सवाल दिखने में कुछ अलग टाइप का होता है, हम सोचते हैं कि कुछ अलग है, जैसे आपको दिखने में लग रहा होगा ये 7 पैटर्न से उठाया गया सवाल है। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिटेल में इस बात को भी डिस्कस करते हैं। इक्वल्स टू में आपको 8 दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 32 बटा में एक्स स्क्वायर। एक बच्चा ये सोच सकता है, यहां पर कोई समस्या नहीं है, कि जो 7 पैटर्न हमने पढ़े थे x से एक्स स्क्वायर हो रहा है, 1/x से 1/x स्क्वायर हो रहा है, वैसा पैटर्न है, लेकिन वैसा पैटर्न है नहीं। रीजन क्या है, 16 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 256 आएगा। यहाँ पर अगर यहाँ 256 लिखा होता तब तो ये सवाल हमारा कहाँ से उठा होता, जो हमने 7 पैटर्न पढ़े थे, लेकिन इस केस में तो यहाँ पर ये बात ही जस्टिफाई नहीं हो रही है। x से x के स्क्वायर में चले गए, 7 पैटर्न में यही तो पढ़ा था, आपके पास x था 1/x था, इसकी वैल्यू a दे रखी थी, इसका स्क्वायर आपको यहाँ मिलता था, इसका स्क्वायर आपको यहाँ मिलता था और ये लिखते थे आप a स्क्वायर माइनस 2। अगर इनमें कोई मल्टीपल भी इन्वॉल्व होते थे तो उनको भी यूज कर देते थे, लेकिन इस सवाल को स्टार्टिंग में जब आप पहली बार देखते हैं तो आपको लगता है 7 पैटर्न से उठाया गया सवाल है, लेकिन नहीं, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 बन गया, बाकी चीजें तो एडजस्ट है, 256 एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ ये सवाल कहां से उठाया इसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से। x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 8x। क्या आपको द्विघात समीकरण पर दिमाग लगाना है? नहीं,
द्विघात समीकरण पर नहीं दिमाग लगाना। आप ये जितने भी सवाल, इवन एसएससी सीजीएल ने मेंस तक में भी ऐसे सवाल पूछे हैं, आप सीधे सीधे कोई वैल्यू मानने की कोशिश करोगे तो एक्स की कोई वैल्यू पकड़ ले जाओगे। जैसे 2 रख दें, 2 हो जाएगा 8, 10 बना 3 तो कटेगा ही नहीं, 4 रखेंगे एक्स की वैल्यू 4, 16/4, तो इसका मतलब x बराबर 4 पर मामला जस्टिफाई हो गया। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 32 है, ये 16 बनेगा, 2 बार कट गया, तो इस सवाल का रिजल्ट क्या हो गया 18। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर 2 टाइप की चालाकी कर देता है कि बहुत सारे बच्चे पैटर्न का रट्टा मार के रखते हैं, ठीक है, फिर वो देखते हैं कि यार ये मामला तो ठीक है, कुछ ना कुछ करके। अब थोड़ा सा चालाक एग्जामिनर होता तो मेरे ख्याल से वो ऐसे भी एक ऑप्शन बना देता 64, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता 62। तो किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो ये कह देता अच्छा a² - 2 होगा 62 बनेगा, लेकिन आपको भी पता है ये नहीं होगा और सोल्व करने की अप्रोच है। तो स्टार मार्क लगा लेना भाई इस सवाल को। एक इंपॉर्टेंट सवाल रेलवे में ही पूछा गया है, फाइंड द HCF ऑफ 3341 एंड 3328। एक सिंपल सी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 नंबर का आपसे HCF पूछे, जैसे 80 और 100 की मैं बात करूं, इनका कोई HCF पूछे तो ध्यान रखना इनका डिफरेंस ले लो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, ठीक है। या तो HCF 20 होगा या फिर इसी का ही कोई फैक्टर होगा, ऐसे निकालने का इसका तरीका होता है, ठीक है। या तो क्या होगा 20 इन दोनों का HCF बनेगा, या 20 का कोई फैक्टर, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। तो यहां से आप देखोगे अच्छा 20 का डिवीजन दोनों में जा रहा हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 600 की बात करें और 1000 की बात करें, इन दोनों का HCF बड़ा नंबर हो रहा है तो छोटा कर लो। 60 और 100 का डिफरेंस कितना होता है 40, या तो 40 HCF होगा, 40 तो है नहीं क्योंकि 40 का 60 में भाग नहीं जा रहा, ना ही 100 में, इसका कोई मल्टीपल, इससे जस्ट नीचे इसका फैक्टर लिखना चाहो तो क्या होगा 20, मतलब 40 में बड़ी से बड़ी किस संख्या का भाग दे दोगे 40 के अलावा 20 का। 20 का डिवीजन इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसका मतलब HCF क्या है आपका 20 हो जाता है। तो ऐसे ही इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें, ऐसा सा ही कॉमन सेंस आपको यहां लगाना है। क्या एक नंबर आपके पास कितना 33 41, ठीक है भाई, और एक नंबर आपके पास 33 और 28, दोनों का अंतर 33 तो है ही, 28 में कितना जोड़ा आपने 13, या तो इसका HCF होगा या फिर इस 13 से कोई छोटा नंबर इसका HCF हो सकता है, लेकिन वो 13 का मल्टीपल हो। ऑप्शन की तरफ आप गए, ऑप्शन में 13 से छोटा कोई नंबर ही नहीं दे रखा है, इसका मतलब यही क्या हो गया यहां पर इसका रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। अगर ऐसे भी बात नहीं दिमाग में सेट हुई, हालांकि आंसर आ गया, थोड़ा सा मैं ब्रेक करके भी आपको बता देता हूं कि अगर मैं इसको 13 का भाग दे दूं, भाग कितनी बार गया 13 गुणा में 2 26, 7 बचा, 13 4 13 5 65 और 13 7 91, फिर इसमें 13 का भाग दे दें, 13 2 आपका 26, 7 बचा, 13 5 65, फिर 13 6 78। इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भी 13 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है ओड नंबर, ये आपके पास इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ओड इवन के अंदर अगर आप कोई थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएं या इन ऑप्शंस के थ्रू जाने का प्रयास करें, आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा इस टाइप का, तो हमारा असल में देखा जाए कॉमन पार्ट जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पर HCF। एग्जाम में कैसे ध्यान रखना है, 2 नंबर अगर आपको दे रखे हैं उनका डिफरेंस लो, या तो डिफरेंस HCF है, होगा ही होगा ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक पूरी संभावना बनती है कि वो आपका HCF हो जाए, या फिर उस नंबर के बड़े वाले जो फैक्टर से लेकर छोटे वाले की तरफ तक आप उन चीज़ों को चेक कर लें। और इसको डिटेल में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया, सवाल इतना सही था, यहां से आपका सोल्व हो गया। चलो भाई एक नकली सवाल आ गया अब आपके सामने। सवाल क्या है, किसी ट्राइंगल के अंदर कोण 2 3 और 4 के रेशियो में सबसे छोटा कोण 2 3 और 4, 4 3 7 2 9, 9 किसको बताएगा, सबका सम रेशियो में। एक्चुअल में कितना होता है आपका सबका सम 180 डिग्री, किससे गुणा किया भाई 20 से। छोटा एंगल 2 है, 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट क्या आएगा अपना 40।
फिर देखो एक छोटा सा बोर्ड मास का सवाल है, इजी सा है तो वैसे भी, सोल्व करना जरा। देखो बोर्ड मास में आपको क्या सिखाया था, जब भी कभी ऐसे सवाल हो डिवीजन वाला पार्ट सोल्व करोगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दिया। 2 गुणा 2 4 बनेगा, 4 से 4 कट गया, ये प्लस का एक, ये माइनस का एक, ये कट गया, रिजल्ट फाइनली इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 5 लिखा जा सकता है। चलो अगला सवाल टाइम एंड वर्क का। देखो क्या कहा, 8 दिन में 16 आदमी एक काम पूरा कर सकते हैं। 8 मैन है और वो 16 मैन है आपके पास, 8 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। एक साथ काम करने वाले 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं कितने दिनों में। टाइम एंड वर्क में आपको एक बात बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है इफिशियंसी को फाइंड कर देना, और जब भी कभी आप टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हो इफिशियंसी से तो आपका क्या निकल के आता है, टोटल वर्क। इफिशियंसी या तो सीधे सीधे पता चल जाती है, इक्वेशन के थ्रू रिलेशन निकलता है। तो यहां पर देखो 8 दिन में 16 आदमी, 8 दिन में 16 आदमी, एक आदमी की क्षमता अगर m मानो तो 16 आदमियों की क्षमता क्या हो जाएगी, 16m। एक बात बताओ, हमने मल्टीप्लाई किसका किया है, टाइम को इफिशियंसी से गुणा किया है, और इफिशियंसी भी कितने लोगों की है, 16 लोगों की। इसका मतलब यहां जो कुछ भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, टोटल वर्क। ठीक, आगे इक्वेशन और बताई इसने कि यही काम 8 आदमी और 9 महिलाएं 10 दिन में, टाइम 10 दिन है। अंदर का डेटा मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, यहां पर 8 आपके पास है, 8 आपके पास है आदमी, और यहां पर आपके पास है 9 महिलाएं। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिलेशन बनेगा आदमी और औरत में। तो देखो इसको इससे काटा, 2 से 5 बार, ये 4 बार, 16 गुणा 4 64 आदमी, 5 8 40 आदमी, 64 में से 40 लेस कर दिया, 24 आदमी, एम आ गया। बराबर देखना इस साइड में, 9 गुणा 5 45 औरत। इसे भी अगर आप सोल्व करेंगे तो देखना 3 से कट रहा है, 8 3 24 और 15 3 45। आदमी बटा औरत करोगे 8 बटे 15, 8 ये वाला आपका मल्टीप्लाई में, ऐसे समझना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आदमी की क्षमता ये हो गई, औरत की क्षमता ये हो गई, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, चलो टोटल वर्क आपके पास कितना है भाई, ये वाला है, कट होने के बाद नहीं, टोटल वर्क है 8 दिन में 16 आदमी, एक आदमी कितना काम करता है, 15। यही काम किससे करवाना है, 20 महिलाओं से। एक महिला वुमन की इफिशियंसी कितनी है, 8, टाइम कितना लग जाएगा, टी। सोल्व करोगे, ये पार्ट आपका इधर से कट गया, फिर काटोगे 5 से काटा, ये 4 बार, 5 3 15, इस 4 को इससे कर दोगे 5 से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 15 इक्वल्स टू में टी। ये एक लाइन जो बीच में लिख रहे हैं हम लोग, ये अनवांटेड थी, इसका यूज नहीं था, ये वाली जो लाइन है आपकी। तो 15 दिन, 1 मिनट, क्या समस्या आई भाई, 5 से काटा 3 बार, अच्छा ये 4 बार कटा भाई, 4 4 16, तो रिजल्ट कितना आ गया, 4 गुणा 3 12 दिन। ये हो गया आपका टी। चलो फिर आपके सामने सवाल है 2 ट्रिग्नोमेट्री के। ये वाले सवाल तो आसान ही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे अंडर रूट में tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, स्क्वायर करोगे 3, साइन 90 की वैल्यू 1, माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर, tan 45 1, ये 4 है, अंडर रूट करोगे 2 में से 2 चला गया, पूरे का रिजल्ट 0। ये तो आसान सवाल है। 15 वाला देखना, कोस 0 की वैल्यू 1, फिर कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। तो इसका मतलब सभी को आप गुणा करेंगे कोस 90 से, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया हमारा यहाँ पर, 0। ठीक है, पेशेंस बना के रखें, कुछ सवाल आसान भी आएंगे बीच में, कुछ सवाल मुश्किल भी आएंगे, हर टाइप के ही सवाल शामिल किए। हाँ, रिलेवेंट जरूर पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही वाहियात सवालों पर उतर जाए कि आपको हवा भी ना लगे। देखो एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर एंगल डी बी और सी दे रखा है, एक दूसरा एंगल है ए बी बराबर बी सी, ई सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है।
सीधे सीधे तो ऐसे सवाल को सोल्व करना संभव नहीं है, तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये आपने ले लिया सर्कल, फिर यहां पर जैसा जैसा ये बता रहा है उस हिसाब से आपने इन सारी चीजों को लिखा, ABCD। तब तक आप सोल्व करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका क्या रिजल्ट आया। क्या ये वाला जहां ये कट कर रहा है वो सेंटर है E? ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक आपको या तो वो बोल करके बता दे कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका सेंटर है, या फिर कोई ऐसा डेटा दे रखा हो जिसकी वजह से कुछ कंडीशंस है, जैसे आपका डायमीटर होता है वो सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं भी, तब हम लोग जज करते हैं कि भाई हाँ ये सेंटर है। जब तक वो कुछ भी नहीं कहता है तब तक हम कुछ भी नहीं मानेंगे। ई क्या, हमें मतलब नहीं है ई क्या है। डेटा लिखते जाओ। DBC, डी बी और सी की वैल्यू आपको दे रखी है 65 डिग्री। फिर देखना BAC, BA और C की वैल्यू आपको दे रखी है 35 डिग्री। इसके बाद AB बराबर आपको दे रखा है BC, AB की वैल्यू बराबर है BC के। ECD की वैल्यू पूछ रहा है, EC और D की, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक तो देखो सीधे सीधे ही दिमाग लगा लो, इसको छोड़ो। ट्राइंगल ABC के अंदर दो साइड आपकी इक्वल हैं, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये एंगल आपका कितना होगा, 35 डिग्री लिखा जा सकता है। चलो अब देखना जरा, D और C ने सरकमफेरेंस पर एंगल B बनाया, D और C ने सरकमफेरेंस पर एंगल A बनाया, ये 65, तो ये भी कितना, 65 डिग्री। यहां तक हम लोग पहुंच गए। इस सारे को मैं हटा देता हूं, एक बार हटा दिया। 60, 30, 90 और 100, ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 100 डिग्री है। सामने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 80, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। आपसे ये एंगल पूछ रहा था, ये 35 है, तो जायज सी बात है ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 80 में से 35 को लेस कर दिया, तो ये इस सवाल को सोल्व करने की अप्रोच हो गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर अपना 17 में क्या कहा कि एक नंबर है, स्टार की प्लेस पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 8 से डिविजिबल हो। देखो 2 से डिविजिबिलिटी तो पता ही आपको, इवन ओड नंबर, लास्ट के डिजिट को चेक करना, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। लॉजिक भी बताया था आपको कि ऐसा क्यों किया जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है या 9 की होती है, तो उसमें सम करके ही क्यों चेक करते हैं, ये भी सारे के सारे लॉजिक आपको एक्सप्लेन किए थे। तो यहां पर 8 का डिवीजन करना है, आपका टारगेट होना चाहिए लास्ट के 3 डिजिट, एक स्टार, एक आपका 4, 8, और डिवीजन किसका करना है आपको, 8 का। ठीक है भाई, आप अगर थोड़ी सी भी समझदारी लगाएं इस सवाल के अंदर, आपको पता 48 में 8 का डिवीजन लग रहा है, तो क्या मैं इसको स्टार और आगे स्टार के क्या आएंगे 2 जीरो प्लस 48 नहीं लिख सकता। जैसे एक बात बताओ, 353 को क्या आप 300 प्लस 53 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, स्टार के आगे 2 जीरो। इसमें हमें 8 का डिवीजन करना है, ये तो इससे कट गया। कहने का मतलब यहां जो भी डिजिट है इसके अंदर 8 का डिवीजन लगेगा तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो ऐसा अगर आप 9 रख देंगे, 900 में तो 8 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 9 में नहीं जा रहा, फिर आगे 1 जीरो, फिर उसमें भी बात नहीं बन रही। यहां क्या रखा जाएगा, 8। ऐसे नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, स्टार की जगह 9 मान के देखो, स्टार की जगह 9 लेकर के देखो। 9 में 8 का भाग दिया, भाग गया आपका, एक बार चेक करना है आपको, तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। 14 में 8 का 6, 68 में भाग नहीं जा रहा है, 9 तो जस्टिफाई नहीं। स्टार की जगह 8 रखा, 8 में 8 का भाग चला गया, 4 में नहीं जा रहा, 0 48 में चला गया। बड़े से बड़ा नंबर बताना था, इसलिए जो बड़ा नंबर है वहीं से हमने इस चीज को स्टार्ट किया। चलिए भाई अगला सवाल देखना जरा। देखना 73,200 चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 साल में 66,550 और 4 साल में 73,205 हो जाती है प्रति वर्ष ब्याज की दर। देखो इस सवाल में 1 साल का गैप दे रखा है, 3 साल में इतनी, 4 में इतनी। कल को ये भी कह दे कि 13 साल में इतनी हो रही है, 14 साल में इतनी हो रही है, 1 साल का ही गैप है। आपको ये कह दे 37 साल में इतनी, 38 साल में इतनी, सेम डेटा, लैंग्वेज भी सेम, बस 3 और 4 की जगह 37 38 कर दे, 55 56 कर दे। कहने का मतलब जो 2 डेटा दे रखे हैं उनमें
जो ईयर का डिफरेंस है वो एक ही साल है। वो एक साल कभी भी बता सकता है कि 205 साल में धन इतना होगा, 206 साल में इतना होगा। एक साल का गैप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के अंदर एसआई और सीआई के लिए सेम ही काम करती है। एक साल का आपको ब्याज देखना है। पैसा आपके पास कितना है भाई, 66,550 रुपए। ये कितने हो गए, 3 साल में तो इतने, और चौथे साल में 73,205। तो इसका मतलब इतना पैसा 3 साल में हो ही गया, इस पर ब्याज मिलेगा और वो जुड़ जाएगा। सीए में ऐसा ही होता है। अंतर लिखाओगे तो देखो 73,205 में से घटाना, 5 बच गया यहाँ पर, फिर आपके पास क्या बचा है, 5 इधर से बच गया, फिर इधर से लेस करोगे तो फिर से आपके पास 5 बच गया, और फिर 6 आपके पास हो गया यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू कितनी बची हुई, 6, और यहाँ भी 6। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा आ रहा है। इतना ब्याज मिला है, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर दो। ये पार्ट आपका सीधे सीधे इससे कट गया, ये वाला पार्ट आपका इससे कट गया। रिजल्ट कितना आ गया इस सवाल का, 10%। इजी वे में किया जा सकता था, एक ही साल था तो इसमें कैलकुलेशन हमने सीधे सीधे कर दी। ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट सा सवाल आपके सामने है, एक बार के लिए लैंग्वेज को रीड कर दो जल्दी से। सवाल नंबर अपना 19। लैंग्वेज देखना क्या कही कि टेन थीटा माइनस कोड थीटा बराबर कोसेक थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है, 90 से छोटी है। फिर 2 टेन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन √3 कोड थीटा प्लस सेक थीटा। देखो, अगर इस सवाल का लेवल अच्छा बनता है तो ये सवाल चला जाता है किसके अंदर, एसएससी सीजीएल और सीडीएस के अंदर। वो लोग पूछ लेते हैं इन्हीं सवालों को, ऐसा नहीं है शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके सामने ऐसे सवाल भी रखे जाएंगे कि रेलवे में आसपास भी नहीं है ऐसे सवाल, लेकिन ऐसे बन जाते हैं। आपको उसने एक सिंपल सी बात दी है, और इस बात के लिए ये भी कहा है कि आपके पास जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। इसका मतलब ना तो 0 डिग्री रख सकते हो ना ही 90 रख सकते हो। थीटा की वैल्यू रखने के आपके पास 3 ही ऑप्शन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्या हमेशा ही थीटा की वैल्यू रखी जा सकती है? नहीं भाई, हमेशा ही नहीं रखी जा सकती। सवाल का लेवल जब अच्छा बढ़ता है तो 30, 45, 60, 0 और 90 का वो मना कर देता है। बची हुई 3 वैल्यू भी काम नहीं करती हैं। बिल्कुल मॉक टेस्ट अपने लगाएंगे हम लोग लगातार कई दिनों तक, तो ऐसा सवाल मैं आपको शामिल करके दिखा दूंगा कि देखो ये सवाल अच्छे लेवल का एसएससी सीजीएल ने पूछा है कई बार। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, हमें इनमें देखना है 30, 45, 60 में से कौन सा जस्टिफाई करे। अगर मैं 45 रखूं तो 0, ये 1 बनेगा, ये 1 - 1 0, ये तो √2, ये नहीं होगा। फिर वैल्यू रखकर देखें, जैसे 30 डिग्री अगर मैं रखता हूं तो 1/√3, ये √3 ये तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब 60 रखें। √3 में से 1/3 रूट लेस करोगे, क्या आएगा, √3 आपका एलसीएम, 3 में से 1 चला गया 2, और ये अगर आप देखोगे कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू यही होती है, तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई। अब आपको इतना कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए कि किस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगी, किसको नहीं चेक करना है, जिससे आपका टाइम बच जाए। 60 डिग्री जस्टिफाई हो गया। अब सवाल में क्या बचा, एक बात बताओ, सोल्व कर दो। 2 गुणा में tan 60, 2/√3 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2, सॉरी कोस 60 की वैल्यू 2 नहीं, 1/2। नीचे कोट √3 और इनटू में कोट 60 की वैल्यू 1/√3, ये तो 1 आ गया, प्लस सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये देखना जरा, 1/2 एलसीएम आ जाएगा, नीचे गुणा होगा, नीचे 2 3 तो है, 6 बन जाएगा, ऊपर 4/√3 माइनस 1। ये बन गया अपना रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी अपना यहां से जस्टिफाई कर गया। सवाल नंबर 20 देखना, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट किसका सवाल है, ये हमारा एवरेज का। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर, छठा लड़का शामिल हो जाए, सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 101 सेंटीमीटर बढ़ जाए। छठे लड़के की ऊंचाई सिंपल है, 175 + 6 181, सबकी ऊंचाई 175 चल रही है, छठा लड़का भी 175 का आएगा, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कितना पड़ा, सबकी ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर बढ़ गई। लड़के कितने हैं टोटल, 6। बेस वैल्यू 175, इससे अगर हाइट 6 सेंटीमीटर ज़्यादा लाएगा तो सबको 1-1 दे देगा, तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है, 175 + 1
176। देखना जरा अगले सवाल को। आपसे इसमें क्या कहा कि, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं। आपसे इसने क्या कहा कि आपके पास है 2x + y की पावर 3 और x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब देखो ये तो हमारा a + b का होल क्यूब, इसको a माने इसको b माने होल क्यूब है। सवाल भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि 2x + y, हालांकि रेलवे में नहीं आएगा, कि पावर मान लो मैं कह दूं 27 और मैं ये कह दूं कि x की पावर 19 का मल्टीपल क्या होगा। ऐसा सवाल करना भी संभव है, लेकिन कब संभव है, कुछ पार्ट है मैथ्स के जिनको अगर हम लोग डिस्कस कर लें, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी और सीडीएस की जो सीरीज चलेगी उसी के अंदर। पहले वही है कि इन चीज़ों का तनाव लेंगे, एक चैप्टर नया उठाना पड़ेगा, उसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। सवाल इस टाइप के उसने पूछ नहीं रखे हैं, तो एक बार के लिए मैं आपको बताते हुए साथ में चल रहा हूं कि सवाल ऐसे भी संभव होते हैं कि इसका मल्टीपल क्या होगा। चलो इस सवाल को तो सोल्व कर ही सकते हो। सोल्व करोगे तो देखना जरा, एक इसको मानो 20 को मानो, a का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब, a क्यूब लिखते हो, फिर क्या लिखते हो b का क्यूब, फिर क्या लिखते हो 3 इंटू में a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू में b मतलब y, और फिर 3b स्क्वायर a, 3y स्क्वायर इंटू में 2x। आपसे क्या कहा x स्क्वायर का मल्टीपल ये है, और असल में ये पूरा डेटा देखोगे तो ये कितना है 12y इंटू में x स्क्वायर। तो मल्टीपल क्या है आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी बचा हुआ है वो आपका मल्टीपल है। चलो भाई अगला सवाल एकदम नकली। चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, खर्चा सेम रखना है, खपत कितने % कर दें। एसएससी के लिए जब पढ़ा था तो आपको टेबल भी बताई थी, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, 20% की वृद्धि, 16 से 2/3% की कमी। या फिर क्या करोगे, 20% 1/5 होता है, 5 रुपए में जो चीज़ आती थी अब 6 में आएगी, खर्चा हमें 5 ही करना है, 1 रुपए की कमी कर दो, 1 रुपए की कमी आज भाव हो गया इसके हिसाब से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 16 2/3% का डिक्रीज। समझाने की नीड है नहीं, कोई लेवल नहीं है सवाल का। सवाल नंबर 23 देखना, इंपॉर्टेंट सवाल। देखो डायग्राम के अंदर P और Q के साथ दो वृत्त R पर बाहरी रूप से, और P और Q सेंटर हैं चित्र में, केंद्र P और Q, दो सर्कल हैं, R पर बाहर से ये लोग टच करते हैं। AT और BT उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, TR से बिंदु T पर मिलते हैं। यदि AP की लंबाई 6 है, PT की लंबाई, तो BT की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सर्कल हो गया एक आपके पास ये वाला सर्कल है, ठीक है। यहां से इसने एक टेंजेंट ड्रॉ की, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की, और यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ की। एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि एक बिंदु से एक वृत्त पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल हो गई। एक बात बताओ, यहां से ये जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है कहां तक, इस पॉइंट तक, और यहां जो टच कर रहे हैं वो इस पॉइंट तक, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी। यही स्टोरी इसके लिए कहूं कि इस सर्कल की ये तो टेंजेंट है और ये भी सर्कल की टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर होगी। असल में उसने आपसे BT की वैल्यू पूछी है, जो कि क्या आपकी ये वाली। अब आप ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी सेम है। एक डेटा उसने आपको और दे दिया, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, पढ़ चुके हैं, सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनता है। वैल्यू क्या क्या दे रखी है देखना जरा, P से T तक की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू आपको दे रखी है उसने 10। फिर देखो A से P तक की वैल्यू 6, 10 की वजह से ये 8, ये भी 8, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी 8। हालांकि अगर आपका एक बार ये सवाल किया हुआ है तो ये वाला सवाल ऐसा आप इसे वर्बली कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायग्राम है, देखते ही समझ आ रहा है कि TA बराबर TB बराबर TR होगा। TA की वैल्यू निकाल दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो भाई सवाल नंबर 24 देखना जरा क्या कहा। 24 में देखो इसने क्या कहा, एक फर्नीचर सेलर दुकानदार अपने ग्राहकों को माल पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। डाइनिंग टेबल की जो चिन्हित कीमत आपसे पूछी है, मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस उसकी दे रखी है 11,900। आपने सीख रखा है कि आप CP से
एसपी में जा सकते हैं और एमपी से भी आप एसपी में जा सकते हैं। तो एक बार इसने लागत कीमत कितनी बताई भाई, 11,900 रुपए में सामान खरीदा। कितने परसेंट लाभ पर इसने बेच रखा है भाई, 20% लाभ पर। तो इसका मतलब 11,900 का मैं 20% लाभ लेकर बेचूं तो इसका 120% होगा। 120% क्या होता है, 6/5। किसको बताता है, एसपी को। ऐसे ही मार्क प्राइस हमने एक्स मान ली, डिस्काउंट कितने का, 16%। तो एक्स पर 16% डिस्काउंट, तो एक्स का 84%, इस पर ये क्या करेगा, इसको सेल करेगा। इससे इसमें आई एसपी, इससे इसमें गए एसपी, इक्वल कर दिया, सोल्व कर दो भाई। सोल्व करेंगे तो देखना 14 टाइम कैंसिल आउट, यहां से इसको काटोगे आपका 20,500, इसको काटोगे 7 बार, ये आपका 10 बार, 7 से काटा 1720, 10 का गुणा कर दिया, 17,000। यहां पर इसकी क्या आ गई है, मार्क प्राइस। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो गई यहां पर, 17,000। चलो भाई सवाल नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सुधीर ने 4200 रुपए में एक लैपटॉप और 8,000 रुपए में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। ये एक बात ऑब्जर्व करना है, एग्जामिनर आजकल क्या करने लगे हैं, अजीबोगरीब नाम काम में लेने स्टार्ट कर देते हैं। अजीब टाइप के नाम काम में ले रहे हैं तो उससे स्टूडेंट उस नाम पर ही घूमने लग जाता है कि यार ये स्कैनर कम प्रिंटर क्या होता है। भाई नॉर्मल सा प्रिंटर है और हर प्रिंटर के अंदर स्कैनर भी आते हैं। तो ये अजीब नाम इसीलिए लिए जाते हैं कि स्टूडेंट कहीं भी जाकर के उस चीज पर चिंतन करने लग जाए। हो सकता है कोई ऐसा कलाकार सोचने में बैठ जाए ये क्या बवाल दे दिया। आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी खरीदा, एक सामान 42,000 का, एक 8,000 का। लैपटॉप बेचा है 10% लाभ पर, स्कैनर बेचा है 5% लाभ पर, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। परसेंटेज में जब पूछ रहा है तो क्या कर लो, रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो 42,000 और 8,000, 30 कट के 42:8, 2 से काटोगे 21 रुपए में लैपटॉप खरीदा है और 2 से काटोगे तो 4 रुपए में उसने ये प्रिंटर खरीदा है। इसको बेचा उसने 10% लाभ पर, तो 21 का आप क्या करो 10% निकालो लाभ। इससे बेचा है 4 का 5% इस लाभ पर। कुल लाभ किस पर हुआ है, 25 रुपए के सामान पर, और इसे बदलना है प्रतिशत में तो क्या कर दो गुणा 100। 25 को इससे मत काटो, 100 का जब आप अंदर गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज को खत्म कर देगा। 210 ये है, 20 ये है, तो 230 में भाग दे दिया 25 का। 100 में भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 बार, 25 गुणा 9, 225, 9 पॉइंट, और आपके पास 5 बचा है 2। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। कई सारे सवाल इस टाइप के हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। एक सवाल देखना जरा, सिमिलरिटी हालांकि हमने पढ़ी नहीं है, एक सवाल एसएससी से उठा करके आपके सामने रखा है। सवाल की लैंग्वेज को एक बार रीड कर लो। देखो क्या कहा, एक तो इसने कहा कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें डीई जो है वो आपका पैरेलल किसके है, बीसी के। ठीक है, ए से डी की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसने डी से बी तक की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ई से सी तक की वैल्यू दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है ए से सी तक की वैल्यू क्या होगी। ए से ई तक को मैं मान लेता हूं एक्स। असल में देखा जाए ये सवाल होते हैं आपके सिमिलरिटी के। ठीक है, सिमिलरिटी जैसा कि मैंने आपको कहा था पढ़ाते टाइम भी कि सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि रेलवे में सवाल देखने में नहीं आ रहे। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम से आ रहे थे, सिमिलरिटी का पार्ट था, उस पर भी हमने कई सारे सवाल कर लिए थे। यहां हमें डिस्कस करना सीधे सीधे, बाई चांस मान लो कोई सवाल आ जाए जिसमें आपको पैरेलल लाइन दिखे, तो ये जो छोटा ट्राइंगल है ये बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें छोटे में एंगल ए कॉमन है, यही बड़े का पार्ट है, ये एंगल डी और इसकी वैल्यू सेम। क्यों, दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है, तो ये अगर आपका एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ऐसे ही दो लाइन को तीसरी लाइन कट करती है, ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी आपका बीटा होगा। जैसे ही आप दो अलग अलग ट्राइंगल में देखते हो कि एंगल्स आपके सेम आ गए तीनों के तीनों, तो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भविष्य में ऐसा डायग्राम आए तो सिमिलरिटी के हिसाब से क्या है, इसका और इसका जो रेशियो है 2.5 और 3.5 का, वही रेशियो क्या होगा इस साइड में भी x का और 4.2 का। ठीक है, इसी पर्पज से उठाया मैंने सवाल कि मान लो बाई चांस अगर ऐसा कोई सवाल बनता है, 7 से काटोगे 6 बार, 7 5 35,
और ये 5 से काटोगे तो 0.5 बार, 6 गुणा 5 30, ये कितना आ गया, x की वैल्यू 3। 3 रिजल्ट नहीं है। हालांकि देखो एसएससी से उठाया गया सवाल है, चालाकी कर रखी है ना ऑप्शंस के अंदर, इसलिए चालाकी कर रखी है। स्टूडेंट निकालेगा x की वैल्यू 3, 3 को टिक मार के भाग गया। अरे पूछा क्या है, a से c तक की वैल्यू पूछी है, तो x में क्या ऐड करना आपको, 4.2 ऐड करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7.2। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए इस सवाल को शामिल किया था। आगे देखना, रिमाइंडर पूछा है भाई, 12 का डिवीजन किया, सीधे सीधे ही डिवीजन कर लेते हैं। 12 का पावर कितनी है, 35। देखना 12 की बात करोगे तो 12 6 72, 72 के बाद कितना बचा, 10, और फिर 107 बच गया। 12 गुणा 9 108 होता है, 107, रिमाइंडर क्या है, माइनस का 1, पावर 35 है तो -1 अपॉन में 12। और क्या सिखाया, जब भी नेगेटिव होता है तो जिसका डिवीजन करते हो उसी का भाग दे दो, उसी को सॉरी ऐड कर दो, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 11। पढ़ा जा चुका है। आगे आपसे पूछा है कि इस डेटा का मोड क्या है। मोड का मतलब बहुलक हिंदी में, और इसी के साथ एक टर्म यूज की थी कि भाई जिसका लक सबसे ज्यादा बार काम करता है वही आपका बहुलक होता है। अगर ध्यान रहे तो ठीक है, वरना एक बार आप ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हो तो आपको इन चीजों की नीड भी नहीं होती है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका मोड या फिर बहुलक होता है। देखना ऑप्शन के थ्रू ही देख लो, 8.5 ये तो मतलब ही नहीं है, डी हट गया क्योंकि उसमें है ही नहीं। 7 देखोगे 7 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर 8 की बात करें 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। 9 की बात करें तो 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो मोड निकल के आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, 8। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आपका क्या है, DI का। DI में इस टाइप के सवाल आपको डिस्कस करवाए जा चुके हैं, तो ये मान लो ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, 5-10 सेशन हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड पकड़ने का प्रयास करेंगे। DI के कुछ और भी आपको अच्छे लेवल के सवाल करवाए जाएंगे, तो वहां पर आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये भी आपका क्या रहेगा यहाँ पर, होमवर्क। ठीक है, चलो ये अपना सेशन हो गया। टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एटलीस्ट टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। जो पुराना आपको पढ़ाया जा चुका है उन सब की PDF आपको दी जा चुकी है। मॉक टेस्ट की सीरीज पर भी विचार करेंगे कि कैसे क्या आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है भाई, या फिर मैं कोशिश करूंगा, चलो PDF को तो बाद में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो जब भी मॉक टेस्ट आपको मैं डिस्कस करवा रहा हूं तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता कि 100% हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि जब रेलवे की सीरीज स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने कहा था कि कम से कम 160-70 घंटे आसपास चाहिए होते हैं रेलवे का भी सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। 90 डेज में हमने पढ़ाई लिखाई की तो हमने डिस्कस किए लगभग 110 के आसपास घंटे 90 दिनों के अंदर, क्योंकि कई सारी क्लासेस थी, जैसे क्लास तो 1.25 घंटे की भी थी, 1.5 घंटे की भी कई क्लासेस थी, इस टाइप से अपना चल रहा था। 50-60 घंटे में कुछ और भी पढ़ाना होता है, 50 छोड़ो चलो 40 घंटे में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो और पढ़ानी होती हैं। मॉक टेस्ट में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको शामिल करूं, तो जो छोटा मोटा पार्ट अपना पीछे रह गया है उनको हम लोग कवर कर लेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। तो मॉक टेस्ट के अंदर बीच बीच में कई बार अजीबोगरीब टाइप के कमेंट आते हैं कि सर मॉक टेस्ट भी फास्ट स्पीड से करवाओ, ये वाला काम भी फास्ट स्पीड से करवाओ, आप तो एक ही घंटे में 30 ही सवाल करवा रहे हो। देखो अगर आपको मेरा पढ़ाया लिखाया नहीं समझ आ रहा है तो आप छोड़ दें। आप ये ना कहें कि 30 सवाल करवाओ, 40 सवाल करवाओ, 50 सवाल करवाओ, इतने ही क्यों करवा रहे हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिलीवर नहीं करना है। अगर वही आपको चाहिए, देखो एक तो ग्रुप पर PDF मांगते रहते हैं, PDF दे दोगे फिर कहते हैं कि आंसर कहाँ। मुझे एक बात बताओ, आपको अगर आंसर ही चाहिए तो कोई एक किरण वाली बुक खरीद लो, उसमें 10,000 क्वेश्चन है, उनके आंसर है। इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 90 दिन में पढ़ा है, जो रिविजन में पढ़ा है वहां से आपने क्या गेन किया। आपको मतलब रहता है कि वो PDF मिल जाए, फिर आपको उनके आंसर चाहिए। आंसर किस बच्चे को चाहिए भी, जिसने सीरीज नहीं देखी। तो अगर आपका उद्देश्य जीवन में सिर्फ क्वेश्चंस को ही कलेक्ट करना है तो आप एक किताब खरीदें। अनवांटेड काम है, इनका प्रिंट आउट निकालोगे, हमने भी उन्हीं से कॉपी पेस्ट किया है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई नई चीज ईजाद कर देंगे। हाँ, 100 सवाल जहाँ डिजाइन किए जाते हैं तो हो सकता है 2 सवाल हम लोग खुद से भी बना लें, बाकी का कुछ का डेटा ईजी रहता है तो कहीं डेटा टिपिकल करने का प्रयास कर दें।
तो 100 सवाल अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो उनमें से 5 सवालों के साथ बिल्कुल मैंने छेड़खानी की होती है, जिनमें 2-3 सवाल मेरे ऑथेंटिक होते हैं, खुद के डिजाइन किए हुए। 2-3 सवालों में डेटा को चेंज किया होता है, लैंग्वेज घुमा के पूछते हैं। बाकी वही 90-95 सवाल हमें भी प्रीवियस ईयर से उठाने होते हैं, बुक से उठाने होते हैं। तो आपका अगर इस टाइप का उद्देश्य है क्वेश्चंस और उनके आंसर, तो एक किताब खरीद लें, उसमें बहुत मिलेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको एग्जाम अप्रोच सिखाऊं। मैथ्स कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ्स कोई ट्रिक से नहीं सीखी जाती है। आप इसे अंडरस्टैंड करें, अपना कॉमन सेंस डेवलप करें, जिससे एग्जाम के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। चलो भाई, बाकी आप समझदार हैं और जो बच्चे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं वो लगे रहें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।